नमस्कार दोस्तों, एक्टिव लव कुसर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके लिए आया कक्षा 10 का साइंस विज्ञान, जो बहुत खूबसूरत चीज़ आप देख सकते हैं। जो ये मैं बताने जा रहा हूँ, मानव का नर जन्म तंत्र। ये कक्षा 10 में बोर्ड लेवल बहुत क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मानव का नर जन्म तंत्र, एक मादा का जन्म तंत्र। ध्यान रखिएगा, ये दो में से कोई एक आएगा तो तैयार जरूर कर लीजिए दोस्तों। बोर्ड पेपर 100% आता है। और ये मानव का नर जन्म तंत्र है, फिर इसके मैं आपको बताऊंगा मादा का जन्म तंत्र। दो में से कोई एक 100% पेपर में है, तैयारी अभी से कर लीजिएगा। गारंटी के साथ बताओ। इसका फिगर आप देख सकते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करिएगा। जितने सारे सब लिखा हुआ, इसका नाम है करण, जो बताया गया है नामकरण। इस नामकरण को ही हेडिंग समझिएगा और इन्हीं हेडिंग का ही लिखना है। इनकी पूरी व्याख्या करने, इसका मतलब होता क्या, यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। जहां पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। एकदम आपको एक पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको जहां पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसमें पढ़ने के लिए संकोच मत करिए, मेहनत करेंगे आगे आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। बात आती है यहाँ पर नर का जन्म तंत्र। अब जन्म तंत्र होता क्या है, नर का जन्म तंत्र का मतलब क्या होता है, ये होता ही क्या है। नर जन्म तंत्र यह होता है अपने जाति को, अपने अस्तित्व को बढ़ाए रखना, अपने संतान को बढ़ाए रखना, हमारा जन्म तंत्र कहलाता है। जन्म तंत्र का मतलब होता है कि अपनी जाति को बढ़ावा देना, ये जन्म तंत्र है। इस संसार में समस्त प्राणी जो होते नर होते हैं, अपने जाति को ही बनाए रखता है, अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है, अपनी पीढ़ी को आगे ले जाने को जन्म तंत्र कहते हैं। समझ में बात आई। दूसरी बात, यहाँ पर मैं वृषण लिखा हुआ है। अब वृषण होता क्या है ये भी आप मैं बताने जा रहा हूँ। वृषण का मतलब क्या है, वृषण कार्य क्या करता है, वृषण अगर ना हो तो इंसान क्या होगा, ये भी आपको बताऊंगा मैं। देखिए, वृषण होता है मानव का, दो वृषण होते हैं, ठीक है। दो वृषण बोलो चाहे एक जोड़ी बोलो, बात एक ही है। आई बात समझे। वृषण का कार्य क्या होता है, अगर वृषण दो हैं, अगर एक निकाल दिया जाए क्या वृषण से काम होगा, हाँ काम होगा, सिर्फ शुक्राणु का बनना कम होगा, ये बात है, ठीक है। दूसरी बात, वृषण कभी कभी देखो सिकुड़ जाता है, कभी लटक जाता है, ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे गर्मियों का सीजन है तो वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है तो नसें क्या होती हैं, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं। जब कमज़ोर हो जाती हैं लटक जाती हैं। आई बात समझ में। ठंडियों में क्या है, सिकुड़ जाती हैं। ठंडी में क्या टेम्परेचर लो होता है, इस माध्यम से क्या होता है, नसें क्या होती है, टाइट हो जाती हैं, इस वजह से सिकुड़ जाती है। बात समझ में आई। दूसरी बात, आपके विचार में, मन में कभी सोचा होगा कभी नहीं सोचा तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि शरीर के जितने भी अंग होते सब इंटरनल होते हैं, मतलब शरीर के अंदर होते हैं। मगर ये तो वृषण और लिंग बाहर क्यों है, क्या कोई दुश्मनी थी, बताइए। भगवान से क्या ऐसी दुश्मनी थी कि इसको बाहर कर दिया गया, इसको अंदर क्यों नहीं रखा। अरे अंदर रखा उस जगह पर क्यों रखा है, कहीं पेट पर रख दे, पीठ पर कहीं और रख सकते हैं, ऐसा क्यों। इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पर वृषण एक सुरक्षित जगह पर रखा गया, पहली बात। दूसरी बात का टेम्परेचर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शरीर में हमारे बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, जो दो जांघों के बीच में वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से वहाँ पर उसको सेट किया गया है एकदम से, मतलब जिसको बोलते सेटेलाइज किया गया है। बात समझ में आई। इस वजह से इसको हम वृषण को उस जगह रखे कि टेम्परेचर वहाँ पर कम बनता है, वहीं पर शुक्राणु को सेट किया गया है जिससे शुक्राणु बने और शुक्राणु नष्ट ना हो। बात समझ में आई। दूसरी बात ये थी कि इस वृषण जो होता है एक होता तो भी शुक्राणु बनेगा, बात सही है। अगर दोनों निकाल दिया जाए तब क्या होगा, जब दोनों वृषण निकाल दिया जाएगा तो भैया शुक्राणु बनना बंद, उसका सारा पिक्चर बंद, उसका शूटिंग सब बंद। आई बात समझ में। क्योंकि उसका दोनों वृषण ही निकाल देगा, शुक्राणु बनना बंद हो जाएगा तो शूटिंग क्या कर पाएगा, उसको शूटिंग करने का मन ही नहीं करेगा। बात आई बात समझ में। चलिए अब आपको मैं वृषण के बारे में बता दूं कैसे लिखना है।
बात तो यहाँ तक आती, मैं समझा तो दिया, आपको समझ में आ भी गया। बात यह भी है कि लिखना भी तो आना चाहिए, समझने के साथ साथ लिखने का भी मेथड होना चाहिए। अब मैं सोचूं कहाँ शुरू कैसे लिखूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से शुरू कर दीजिए वृषण से। वृषण, वृषण को शुक्रवाहिनी, मूत्र नलिका, शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण, मूत्रमार्ग, ये सारे हेडिंग के बारे में लिख डालो। यही हमारा क्या होता है, मानव का नर जनन तंत्र। आई बात समझ में? चलिए हम वृषण लिखने जा रहे हैं। वृषण क्या होता है, मानव का प्रमुख अंग होता है। वृषण मानव का वह प्रमुख अंग होता है। आई बात समझ में? जिसमें दो वृषण होते हैं या एक जोड़ी बोल सकते हैं, जिसको अंडा बोलते हैं, मानव का अंडा। समझ गए? तो इसको बोलेंगे मानव का अंग होता है, जिसमें एक जोड़ी वृषण होता है। बात समझ में आई? वृषण मानव का वह प्रमुख अंग होता है जिसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं। जोड़ी मतलब दो वृषण होते हैं। आई बात समझ में? अब वृषण की साइज क्या होती है, बात यहाँ वृषण की साइज क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। देखिएगा, वृषण की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होता है तथा चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आई? देख लीजिए। तो मैं दोस्तों यहाँ पर बताया कि वृषण मानव का वह प्रमुख अंग होता है जिसमें एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है तथा चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। मैं आपको वृषण बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो तो वृषण हो गया। वृषण की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई किसी का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का होता है। दूसरी इसकी चौड़ाई मैंने बता दिया, चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। बात समझ में आई? अब बात रही वृषण के अंदर क्या होता है, ये भी बता रहा हूं आपको मैं। वृषण के अंदर वृषण पालिका होती है। जिसकी संख्या लगभग 200 से अधिक होती है। बात समझ में आई? वृषण के अंदर क्या होता है, वृषण पालिका होती है जिसकी संख्या क्या 2 से अधिक होती है, 200 से अधिक होती है। अब वृषण पालिका के अंदर 2 कोशिकाएं होती है। वृषण पालिका के अंदर 2 कोशिका होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? नर जन्म कोशिका तथा दूसरा कोशिका है सर्टोली कोशिका होती है।
समझ दोस्तों, ये देखो वृषण में ही लिखना होगा, वृषण हिट डाल दिया, लिखने में जाने क्या क्या लिख दोगे दोस्तों, अगर ध्यान से पढ़ लिया तो। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता, वृषण वृषण मानव का प्रमुख अंग होता है जिसमें एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। वृषण के अंदर वृषण पालिका होती है जिसकी संख्या लगभग 200 से अधिक होती है। वृषण पालिका के अंदर 2 कोशिका होती है, नर जन्म कोशिका तथा वृषण तथा सर्टोली कोशिका। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, फिर इसके आगे मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए अब इसके बाद आपने वृषण डाल दिया। अगर इसके आगे भी लिखना तो लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है, और जैसे पोषण प्रदान करती है तो किसको पोषण प्रदान करती है? नरजन्म कोशिका को, क्योंकि सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है। किसको देती है? नरजन्म कोशिका को, और नरजन्म कोशिका पोषण पा जाती है तो शुक्राणु का निर्माण करती है। आई बात समझ में? देख कैसे लिखना है, सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है तथा नरजन्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। ये चीज आगे लिख लीजिए, समझ दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अब वृषण हो गया आपका। अब बात ये आती है कि वृषण तो आपको मैंने बता दिया, वृषण के साइज बता दिया, वृषण का कार्य बता दिया, मगर एक बात आपके मन में विचार में आता होगा कि भैया वृषण तो आपको मालूम हो गया, बताइए वृषण में शुक्राणु कब बनता है, कब तैयार होता है, किस एज पर तैयार हो, किस उम्र पर तैयार होता है, ये भी बता दे रहा हूं आपको। जब शिशु माँ के गर्भाशय पर होता है तो वहीं से वृषण का तो विकास हो जाता है। जब 9 महीने बाद पेट से बाहर आए, गर्भाशय से जब बाहर आएगा तो वहां पर वृषण उसके है, मगर वृषण आपको समझ में नहीं है कि वृषण इसके है कि नहीं। जब बालक 1 साल का हो जाएगा तब उसका वृषण आपको मालूम कि हाँ इसके वृषण है। मगर शुक्राणु कब निर्माण करता है? जब वो बालक 14-15 साल को हो जाएगा तो उसके वृषण हार्मोन्स तैयार शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा हार्मोन्स तैयार कौन सा हुआ? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है, वो एक हार्मोन्स का वृद्धि होती है और साथ में ही शुक्राणु का वृद्धि होती है। ये जब दोनों तैयार होते, दोनों ये निर्माण होते हैं तो उस बालक क्या होता है, उसका दाढ़ी मूंछ आना शुरू, बाल आने उगना शुरू हो जाता है, उसकी आवाज़ भारीपन हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स तैयार होने लगा। हार्मोन जब तैयार हो गया तो आपके शरीर पर बाल तैयार हो जाएंगे, और जैसे हार्मोन्स तैयार हो रहा है ऐसे शुक्राणु का भी शुरू हो जाएगा। अब जब शुक्राणु शुरू हो जाता है तो वही बालक ताक झाँक करने में शुरू कर देता है, हरकतें शुरू कर देता है। यही गलती है बालक के अंदर, इतनी बड़ी गलती है, सोचिए जरा आप। अब इसके बाद वृषण कोष के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। अगली हेडिंग है वृषण कोष। मैंने वृषण कोष देखिए बाहरी आवरण होती है जो इसको घेरे, जो त्वचा होती है, इसको रक्षा कवच को 3 परतों में रहती है। संरचना थैलीनुमा होता है, उसी के अंदर क्या होता है? वृषण। वृषण कोष थैलीनुमा एक संरचना होती है, यह 3 परतों में होती है। बात समझ में आई? जो वृषण कोष थैलीनुमा एक संरचना होती है, 3 परतों में होती है, मतलब वृषण को इतना तरह से कवर किया गया है कि किसी तरह से उसमें बाधा ना आए, मतलब चोट वगैरह ना आए, फिर भी चोट लग जाता है, सपोर्ट दैट। अब क्या होगा, जैसे हम लोग वृषण में चोट, जैसे मैच खेलते समय बॉल लग जाना या कोई काम कर रहे गुल्ली डंडा भी खेलते तो कभी लग जाता है, तो लग गया तो आप सीधे पेट दबा कर बैठ जाते हैं, पसीना भयानक से निकल आता है शरीर पर, दर्द सह नहीं पाते हैं। अब वजह क्या है दर्द होने का? आप पेट ही क्यों दाबते हैं? इसका रीजन है कि जो बालक का जो निर्माण हुआ तो पेट से ही तो निर्माण हुआ, गर्भाशय से तो शुरू हुआ था,
इस वजह से आप पेट दाब कर ही बैठ जाते हैं। बात समझ में आई? चलिए दूसरी बात, आप वृषण कोष समझ गए। अब इसके बाद वृषण कोष के आगे अब क्या, शुक्रवाहिनी आ गई। ठीक है, अब शुक्रवाहिनी में क्या होता है, वृषण और अधिवृषण, यहाँ शुक्राणु का निर्माण होकर शुक्रवाहिनी जाकर शुक्राशय पर पहुंचा देता है शुक्राणु को। शुक्राणु का मतलब जो वीर होता है। आई बात समझ में? अब हम डालेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचा देने का कार्य करती है। समझ दोस्तों, शुक्रवाहिनी कार्य, शुक्रवाहिनी शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचा देने का कार्य करती है। ये कौन कार्य करते है? शुक्रवाहिनी। शुक्राणु तैयार हुआ, जाकर इस नलिका के माध्यम से ऐसे जाते, यहाँ पर ये शुक्राशय है, यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ पर शुक्राणु क्या इकट्ठा होता है। बात समझ? जैसे जैसे आपका शुक्राणु तैयार हुआ, अब शुक्राणु जाके यहाँ पर पहुंच गया शुक्राशय पर शुक्राणु का परिपक्व होता है, मजबूत होता है, वहां पोषण तैयार होता है, पोषण, उसको यहाँ पर पोषण मिलता है तो शुक्राणु के एकदम स्ट्रांग हो जाता है, उसके पावर एनर्जी आ जाती है। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद शुक्राशय डाल दी हेडिंग। नहीं, शुक्राशय हो गया, देखो वृषण हो गया, वृषण कोष हो गया, शुक्रवाहिनी, अब क्या, मूत्र नलिका। देखो मूत्र नलिका, यहाँ पर मूत्र का मार्ग होता है, यहाँ जो मूत्राशय लिखा है ना, यहाँ भी एक थैली है, इस थैली पर क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। अब मूत्र मार्ग यहाँ से आता है, किडनी से ऊपर आके यहाँ पर आता है मूत्र। ठीक है, यहाँ पर मूत्राशय पर थैली पर रहता है, जब ये थैली जाता है शुक्राणु अधिक हो भर जाता है तो पेशाब निकलने कंडीशन आ जाती है। जब थैली भर गया तो आपको पेशाब करने का शंका लगता है, वो माइंड इसको ऑर्डर देता है प्रोस्टेट ग्रंथि को। ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक समझ लो पहरेदार है, ये कार्य करता है कि हम पहले शुक्राणु भेजे कि मूत्र भेजे। तो वहां पर इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कौन इसको ऑर्डर दिया, माइंड। इसको तुरंत ऐसे ऑर्डर दिए, जो ऑर्डर इसको मिलेगा वही ये कार्य करेगा, क्योंकि जो मूत्र होगा एक अम्लीय होता है। दूसरी बात, मूत्र मार्ग से यहीं से निकलेगा, इस नलिका के माध्यम मूत्र मार्ग होते हुए यहाँ से निकल जाएगा, और यहीं से देखो यहाँ से शुक्राणु आ रहा है, ये यहाँ मूत्राशय थैली है, यहाँ से निकलेगा, और यही नली आगे मिल गई, यहाँ से क्या निकलेगा, शुक्राणु निकलेगा। बात समझ में? ये प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि अब आगे हम आपको बताएंगे, समझ जाए। मूत्र मार्ग, ये मूत्र यहाँ से मूत्राशय पहुँचता है, मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र बाहर निकल जाता है। इतना ही लिखना है। मूत्र नलिका, मूत्र नलिका से मूत्राशय पर पहुंचता है तथा प्रोस्टेट ग्रंथि समझ दोस्तों। मूत्र नलिका मतलब जो मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय पर पहुंचा मूत्र, अब मूत्राशय पर पहुंचा है तथा
प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से ही मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ये मूत्राशय की थैली है और यहाँ पर शुक्राशय की थैली है। बात समझ में आई। अब इसके बाद हेड डालेंगे शुक्राशय, डाल देते हैं यहाँ पर शुक्राशय। अब देखिए शुक्राशय, अब शुक्राशय यहाँ पर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर उसको पोषण मिलता है और जैसे पोषण मिलता है तो शुक्राशय परिपक्व हो जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जैसे थैली है शुक्राशय की थैली, जब थैली फुल हो जाता है, भर जाता है तो ओवर हो जाता है। ओवर जब हो जाता है उसी को बोलते हैं नाइट फॉल, स्वप्न दोष बोलते हैं। उसी के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। बात समझ में आई। तो यही चीज लिखना है। शुक्राशय थैली में शुक्राणु को पोषण मिलता है तथा शुक्राणु परिपक्व होता है। शुक्राशय थैली में शुक्राणु को पोषण मिलता है तथा शुक्राणु परिपक्व होता है। ये हमारा शुक्राशय है। शुक्राशय समझ गए। मूत्राशय मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि हुआ। अब देखो प्रोस्टेट ग्रंथि एक तरह से ग्रंथि है, ठीक है। इसका कार्य होता है कि मूत्र को बाहर निकालना, शुक्राणु को बाहर निकालना। कब निकालना कब नहीं निकालना इस डिपेंड करता है प्रोस्टेट ग्रंथि पर। जैसे इसको ऑर्डर मिलता है कि भैया शुक्राणु को निकालिए तो शुक्राणु को निकालेगा। ऑर्डर मिला मूत्र को निकाल तो मूत्र को निकालेगा। समझ गए। ऑर्डर कहाँ से? माइंड के माध्यम से। जैसे आपको उत्तेजना बढ़ी, निषेचन क्रिया करने का आपका मन हुआ, मेल फीमेल जब निषेचन क्रिया किया तो क्या शुक्राणु निकलेगा। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगा कि जो मूत्राशय क्या इसकी नली को बंद करके इस वाली नली से, इस नली से शुक्राणु निकलेगा और जाके मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जाके उसके योनि के गर्भाशय में पहुंच जाएगा। बात आई समझ में। चलिए यहाँ लिखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि देखो प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक तरल पदार्थ होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में तरल पदार्थ भी होता है। तरल पदार्थ होने का रीजन है चिपचिपा जैसे होता है, ये तरल पदार्थ होता है तथा चिपचिपा ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि में एक तरह पदार्थ होता है चिपचिपा जैसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब शुक्राणु निकलता है तो उसी समय क्या करता है प्रोस्टेट ग्रंथि एक चिपचिपा जैसे तरह पदार्थ पहले रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि शुक्राणु को एकदम परफेक्ट निकालना चाहिए। क्योंकि जो पेशाब होता है वो एक अम्लीय होता है
अम्ली की वजह से क्या शुक्राणु बेकार हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए, सहायता करने के लिए पहले क्या करेगा, एक चिपचिपा जैसे पदार्थ रहता है, इसको छारी बना देता है। छारी जब बन जाएगा तो शुक्राणु आराम से निकल जाएगा, किसी पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समझ के बाद ये लिखेंगे, क्योंकि यह छारी होता है और शुक्राणु निकालने में सहायक होती है। बात समझ में आई? ये है प्रोस्टेट ग्रंथि का। समझ के बात को? ऐसे ही आपको लिखना, ऐसे आपको तैयार करना, धीरे धीरे आपको तैयारी बेस्ट, काम भी बेस्ट, अच्छा भी आएगा। आई बात समझ में? ऐसे धीरे धीरे समझेंगे। फिर इसके बाद मूत्र मार्ग है और शिश्न भी आपको बताएंगे, मूत्र मार्ग ही बताएंगे। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं गांव देहातों में बकरा देखे होंगे, वो बकरे दो तरह के आप देखे होंगे। एक क्या होता है कि उसको बधिया कर दिया जाता है, दूसरे अंडू होता है। जो बधिया, उसके दोनों वृषण क्या होते हैं, उसको नस जो होता है, ये वाली नस है शुक्राणु वाले, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका शुक्राणु मतलब उसका दोनों वृषण निकाल दिए तो शुक्राणु बनना बंद। जब बंद कर देगा तो बकरी तरफ देखना भी बंद, उसका हाल चाल ढाल बस बकरी जैसे हो जाएगा। जो देखेंगे आप वृषण जिसके निकलो तो जिस बकरे पर, वो एकदम बकरी जैसे हो जाएगा, कि वो साधु संत जैसे हो जाता है। अब उससे बकरी भी ऐसा होता है, जिस इंसान के दो वृषण निकाल दिया जाता है वो भैया हो जाता है एकदम से हिजड़ा टाइप हो जाता है। इसके बाद आपको बताएंगे मूत्र मार्ग। जानते हैं मूत्र मार्ग से ही शुक्राणु और मूत्र निकलता है। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग से शुक्राणु और मूत्र निकलता है। यही बात है भाई, मूत्र मार्ग क्या है, इसी से निकलना है, काम है। अब इसके बाद डालते हैं शिश्न। शिश्न समझ लो एक तरह से वृषण के ऊपर लटकी हुई होती है, जो एक बेलनाकार होती है, पाइप जैसी होती है। इसकी लंबाई क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। दूसरी बात समझिएगा, लिंग का होना बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर जो कार्य होता है उसको बाहर कर देना, निकाल के बाहर कर देना, इस शिश्न का काम है। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। शिश्न के माध्यम से शुक्राणु को मादा के योनि के गर्भाशय में शुक्राणु को स्रावित करना तथा मूत्र को बाहर निकालना होता है। बात समझ में? शिश्न के माध्यम से शुक्राणु को मादा के योनि के गर्भाशय में शुक्राणु को स्रावित करना, तो मूत्र को बाहर निकालना होता है, ये शिश्न का काम है। अब इसके आगे और भी लिख सकते, मैं बता रहा हूँ। जैसे शिश्न की लंबाई लिख सकते हैं, शिश्न की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, मनुष्य सामान्य देखा जाए तो 8 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक होता है इसकी लंबाई, इससे ऊपर नहीं होता है।